नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आईपी स्टडी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम फिर एक नए विषय को समझेंगे जिसका नाम है विराम चिन्ह। तो बच्चों, यदि मैं एक वाक्य कहूँ रुको मत जाओ, और जब मैं कहूँ रुको मत जाओ, तो देखिए मेरे एक विराम की वजह से दोनों वाक्यों का अर्थ बदल गया। तो यही महत्व रखता है विराम चिन्ह हमारी हिंदी भाषा में। इसी महत्व को आज हम इस अध्याय में समझेंगे। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो जब हम अपनी भाषा को लिखते हैं और उसमें जब हमें विराम दिखाना होता है तो हम वहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत विश्व कप जीत गया, ये एक सामान्य वाक्य है जो पूर्ण विराम पर खत्म होता है। भारत विश्व कप जीत गया, ये आश्चर्यजनक है, यहाँ आश्चर्य की भावना दिख रही है। भारत विश्व कप जीत गया, यहाँ मैंने प्रश्न पूछा। तो तीनों ही वाक्य एक जैसे हैं, परंतु विराम चिन्ह के अलग अलग प्रयोग के कारण यहाँ तीनों का अर्थ जो है बदल गया। अब हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पहला है पूर्ण विराम। वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, यानी पूरी तरह से हम रुक जाते हैं जब हमारा वाक्य समाप्त होता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के बाद पूर्ण विराम आता है। जैसे सुबह होते ही सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने लगी। अब जब मैंने अपना वाक्य समाप्त किया तो मैंने यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया और अपनी बात खत्म कर दी। तो पूर्ण विराम वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है जब हमारी बात समाप्त हो जाती है। अगला है अर्ध विराम, जिसका चिन्ह होता है इस प्रकार। जब पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय तक रुकना हो तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तो जब हमें पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना हो तो वहां हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे काम करते रहो, आलस्य मत करो। तो देखिए मैंने यहाँ थोड़ी सी रुकावट ली और अर्ध विराम का प्रयोग किया। तो पूर्ण विराम से जब हम थोड़ा कम रुकते हैं तो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अगला है अल्प विराम, जिसे इंग्लिश में आप कॉमा कहते हैं। अर्ध विराम की तुलना में कम समय तक रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ अर्ध विराम से भी यदि कम रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब इस चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थितियों में किया जाता है, जैसे समान शब्दों को अलग करने के लिए। तो अब जब आप एक जैसे उदाहरण देते हैं तो आप वहां बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अंकिता, प्रियंका, रीना और रचना सभी सहेलियां हैं। तो देखिए ये सभी नाम हैं जिसके बीच में हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। एक ही प्रकार के वाक्यांशों को अलग करने के लिए, जैसे तुम दोनों खेलकर, दूध पीकर, पढ़ने बैठ जाना। तो अब देखिए यहाँ एक जैसे वाक्य हैं, सभी क्रियाएं हैं। अब इनको अलग अलग करने के लिए हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। हाँ या नहीं के बाद भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ मैंने ये काम कर लिया। तो जब आपको हाँ या ना में कोई जवाब देना हो तो उसके बाद भी आप अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। संबोधन और समापन के समय भी आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था अल्प विराम करो या मरो। तो उनके कथन से पहले हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। अब जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में। जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे क्या तुम मुंबई जाओगे? तो यहाँ वाक्य खत्म हुआ लेकिन हमने पूर्ण विराम का प्रयोग ना करके प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब आपको अपने भाव प्रकट करने हो, चाहे वह आश्चर्य के हों, घृणा के हों, शोक के हों या ऐसे कोई भाव हो, तो आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ओह
पैर में कितना दर्द हो रहा है। तो देखिए यहाँ मुझे दर्द का भाव दिखाना था तो मैंने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। अगला है दोहरा उद्धरण चिन्ह, जिसे आप इंग्लिश में डबल इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब आपको किसी महान या विशेष व्यक्ति का कथन बताना हो तो आप दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी कहते थे, ईश्वर तुम्हारे पास है। तो देखिए यहाँ हमने दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि ये किसी के द्वारा कहे गए कथन है। इसके विपरीत जो एकहरा उद्धरण चिन्ह होता है यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? यह चिन्ह उपनाम व रचनाओं के शीर्षक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब यहाँ जो निराला है ये सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है। वैसे ही जब हम कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह उनका नाम है और दिनकर उनका उपनाम है, तो वह भी किस में आएगा? एकहरा दोहरे चिन्ह के अंतर्गत। की रचना राम की शक्ति पूजा। अब ये इनकी कविता है जिसे हमने किस में रखा? एकहरा उद्धरण चिन्ह में। हिंदी काव्य जगत में बहुत प्रसिद्ध है। तो इस चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम में या किसी प्रसिद्ध ग्रंथ या पुस्तक के लिए किया जाता है। अब जानते हैं योजक चिन्ह के बारे में। योजक का प्रयोग समान स्तर के दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा तुलना करने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग आप कब करते हैं? जब आपको दो समान शब्दों को जोड़ना हो या फिर कोई तुलना करनी हो। इसका चिन्ह इस प्रकार लगाया जाता है। अब इसको हम दो रूपों में प्रयोग करते हैं। पहला तो सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के बीच में, जैसे बार बार, दिन रात, माता पिता। तो देखिए बार बार क्या है? पुनरुक्त शब्द है। दिन रात एक विलोम युग्म शब्द है और माता पिता एक सामासिक शब्द है। तो इसके बीच में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया। इसके अलावा समानता सूचक शब्दों के साथ झील सी आंखें, चंदन सी खुशबू, जब आप किसी से समानता या तुलना बताते हैं तो उसमें भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं निर्देशक चिन्ह के बारे में। यदि किसी बात का उदाहरण दिया जाना हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब आपको कोई उदाहरण देना हो तब आप वहां निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा गया है, उसके बाद निर्देशक चिन्ह, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो उदाहरण देने के लिए आप जब प्रयोग करते हैं जिस चिन्ह का, उसको हम निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं। उसके बाद है विवरण चिन्ह, जिसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह के समान होता है, दोनों में समानता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो अब आप यहाँ संज्ञा के भेदों का विवरण दे रहे हैं। ये बात बताने के बाद कि उसके 3 भेद हैं, अब आप उसका विवरण देंगे तो विवरण देने से पहले आप विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब कोई बड़ा शब्द हो और आपको उसे संक्षेप रूप में लिखना हो तो आप लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को पूरा न लिख के आप लाघव चिन्ह के प्रयोग से इस प्रकार लिखते हैं। वैसे ही पंडित को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर जब आप बीए लिखते हैं तो भी आप उसे इस प्रकार लिखते हैं जहां लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कोष्ठक यानी ब्रैकेट्स। कोष्ठक का प्रयोग अंकों और अक्षरों के क्रम तथा शब्द के विशेष अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो इसे आप कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? अंकों, जब आप कोई क्रम लिखते हैं तो आप किस प्रकार लिखते हैं? कोष्ठक के प्रयोग से, जहाँ आप कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। इसी के अलावा शब्द के विशेष अर्थ प्रकट करने के लिए भी, जैसे मैं यदि कहूँ कि रवि, तो रवि का अर्थ यदि किसी को ना पता हो तो मैं कोष्ठक चिन्ह के अंतर्गत उसे लिखकर बताऊंगी कि रवि का अर्थ होता है सूरज, और उसको अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे वह बहुत परिश्रम करता है। अब परिश्रम का अर्थ स्पष्ट करने के लिए मैंने यहाँ
कोष्ठक के अंतर्गत मेहनत लिख दिया, जिससे उसका अर्थ जो है वो स्पष्ट हो गया। आखिरी चिन्ह है हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह। कई बार लिखते समय बीच में कोई शब्द छूट जाता है, तो उस स्थान पर हम त्रुटि पूरक चिन्ह लगाकर उस शब्द को ऊपर की ओर लिख देते हैं। तो जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, जब आप कक्षा में नोट्स भी बनाते होंगे, तो जल्दबाजी में हमसे कोई शब्द छूट जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस चिन्ह को इस प्रकार लगाकर वह शब्द ऊपर की ओर लिख देते हैं। तो हमें ये नहीं पता होता कि ये विराम चिन्ह के अंतर्गत ही आता है, जिसे हम हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे नगर में बड़ी शांति फैली थी। अब फैली जो है वो छूट गया लिखते समय, तो हमने क्या किया, हंसपद का चिन्ह लगाकर उसे ऊपर की तरफ लिख दिया। तो आज के अध्याय में हमने क्या क्या सीखा। विरामों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। गलत विराम चिन्ह का प्रयोग करने पर वाक्य का अर्थ बदल जाता है। वाक्य के अर्थ एवं भाव को स्पष्ट रूप से समझने के लिए विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। तो विराम चिन्ह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उनका प्रयोग सही रूप में किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो आज का अध्याय यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।